Hello everyone, welcome to our Vigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session of law, today I am going to discuss a very important topic related to intellectual property right and particularly to Design Act. Okay, Design Act 2000. ठीक है, डिज़ाइन एक्ट 2000 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कौन कौन सी हुई। तो जब हम डिज़ाइन एक्ट की बात करते हैं तो डिज़ाइन एक्ट क्योंकि आईपीआर का आईपी राइट्स का ही पार्ट है, तो उसमें हम कुछ मेन इस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम केवल वही कन्वेंशन, वही एग्रीमेंट, वही ऑर्गेनाइजेशंस जो डिज़ाइन एक्ट से कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे संबंधित हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जब हम इसमें मैंने आपको ये जो स्लाइड शो किया है, इसमें मैंने आपको 3 उसके नाम दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कन्वेंशन हुई या जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई या जो एग्रीमेंट हुआ। पहला है पेरिस कन्वेंशन 1883, दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। दूसरा है वाइपो। वाइपो का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 1967 में एग्जिस्टेंस में आया। और उसके बाद है ट्रिप्स, TRIPS। ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एग्रीमेंट 1995 मीन्स लेटेस्ट वन। ट्रिप्स सबसे बाद में आया। तो हम इन तीनों पे आज शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या इंटरनेशनल स्तर पर जो भी डिज़ाइन एक्ट से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उनमें इनका कितना सहयोग रहा। ठीक है, ये कहाँ तक उससे रिलेटेड है। तो पेरिस कन्वेंशन पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में ले चलती हूँ कि एक 1873 में 1873 में वियना में एक एग्जीबिशन हुई इंटरनेशनल लेवल पर, और उस एग्जीबिशन में बहुत सारे इन्वेंटर्स को इनवाइट किया गया, बुलाया गया कि वो अपने इन्वेंशंस को उस एग्जीबिशन में शो करें, उसकी एग्जीबिशन लगाए। लेकिन वो जो पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेंटर था वो हैम्पर हो गया बिकॉज देयर वर सो मैनी फॉरेन विजिटर्स। ठीक है, बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आए थे उसमें और वो इच्छुक नहीं थे, दे वर नॉट विलिंग टू एग्जिबिट देयर इन्वेंशंस इन दैट एग्जीबिशन, कि वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी उस एग्जीबिशन में अपने इन्वेंशन को शो करें, इन्वेंशन को पब्लिक करें, उसकी पब्लिसिटी करें। कारण क्या था? इनएडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन। क्योंकि ये 1873 की बात हम कर रहे हैं और उस समय लीगल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करती हूँ कि किसी आदमी ने 10 साल मेहनत किया किसी इन्वेंशन के लिए, ठीक है, किसी आविष्कार के लिए उसने अपने ब्रेन का यूज़ किया, उसने अपना दिन रात एक किया और 10 साल की मेहनत के बाद उसने कोई इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन को उसने किसी एग्जीबिशन में शो कर दिया विदाउट टेकिंग एनी प्रोटेक्शन, विदाउट टेकिंग एनी लीगल प्रोटेक्शन। अब चूँकि उस समय बहुत लीगल प्रोटेक्शन थे ही नहीं, तो लीगल प्रोटेक्शन उनके पास उनको अवेलेबल नहीं थे, और अगर वो उसको शो कर देते, क्या होता कि जो फॉरेन विजिटर्स, जो और लोग जो देखने आए थे, उनमें से मान लीजिए किसी ने उसको इमिटेट कर लिया, उसका वैसा ही कॉपी बना लिया, उसने अपनी कंट्री में जाके उसके अगेंस्ट लीगल प्रोटेक्शन ले लिया। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कंट्री में उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन नहीं है तो दूसरी कंट्री में भी नहीं होगा। तो जब उसने अगर ले लिया पहले आपसे, तो फिर आप क्या करोगे? एट दैट टाइम आपकी 10 ईयर्स की मेहनत बेकार हो गई। आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि ये आपका था, क्योंकि उसने पहले ही लीगल प्रोटेक्शन ले लिया। तो इसीलिए इस असुरक्षा के भाव से उन इन्वेंटर्स को, उन लोगों को जो कि अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ नया कर रहे थे इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये मतलब उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो अब डिज़ाइन एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, कॉपीराइट एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, ट्रेडमार्क एग्जिस्टेंस में आ गया, मीन्स बहुत सारे एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में एग्जिस्टेंस में आए। तो ये कहीं ना कहीं इन ट्रीटीज़ की, इन ऑर्गेनाइजेशंस की, इन एग्रीमेंट्स की ही देन है। तो सबसे पहले जब ये एग्जीबिशन जो हुई 1873 में, ये बहुत सफल
नहीं रही इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने उसमें अपने इन्वेंशन शो करने नहीं चाहे। तो इसके बाद एक कन्वेंशन बुलाई गई पेरिस में 1883 में, एक कन्वेंशन हेल्ड हुई, और वो कन्वेंशन पर्टिकुलरली किस लिए थी? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थी। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब कि जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, जो भी इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड है, कोई डिज़ाइन हो सकती है, कुछ भी कोई इन्वेंशन हो सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, ये पेरिस कन्वेंशन में डिसाइड हुआ। तो पेरिस कन्वेंशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है डिज़ाइन एक्ट के आने में। हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वर्ल्ड में, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे नई चीज़ें डेवलप हुई। इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक बूम आ गया था कि लोग तरह तरह के इन्वेंशन कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। प्रिंटिंग प्रेस आने से इतना डेवलपमेंट हुआ कि पहले अगर कोई व्यक्ति एक किताब लिखता था तो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से ही लिखी जाती थी। दैट्स वाई किताबों की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। प्रिंटिंग प्रेस आने से किताबें पब्लिश होने लगी, भाई उनका प्रिंट होने लगा, तो कॉस्ट भी सस्ती हुई और उसके साथ साथ उसका बहुत विस्तार हुआ। ज़्यादा मात्रा में जब किताब छपी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। इसी तरह हर क्षेत्र में हो रहा था। तो ऐसे में प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को। तो डिज़ाइन एक्ट में भी कौन सी प्रॉपर्टी जो हैं वो रजिस्टर होती हैं, वो होती हैं आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस मीन्स जो डिज़ाइन हम इंडस्ट्रियल पर्पस से बनाते हैं, वो डिज़ाइन चाहे वो आपकी कोई भी डिज़ाइन हो सकती है, शेप हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई लाइंस हो सकती हैं, कोई कलर्स हो सकते हैं, 2D 3D, ये मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिज़ाइन एक्ट के बताया है, वो हो सकते हैं। तो उस तरह की डिज़ाइंस को रजिस्टर करने के लिए ये डिज़ाइन एक्ट आया। तो पेरिस कन्वेंशन पर्टिकुलरली किस चीज़ से रिलेटेड है? 1883 की पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ओके, अब हम आते हैं वाइपो पर। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967। तो जब हम वाइपो की बात करें तो वाइपो में क्या था कि ये जो वाइपो से रिलेटेड, ठीक है, ये जो कन्वेंशन है वो वाइपो से रिलेटेड जो है, ये आपको मतलब ये पर्टिकुलरली केवल आप नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से, लेकिन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी इसका एक पार्ट रही है। क्योंकि आप देखिए, द कन्वेंशन एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड Intellectual Property Organization 1967 gives the following list of the subject matter protected by intellectual property rights। कि intellectual property rights में जो जो subject matter थे उन सब से related, ठीक है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में इस पूरी लिस्ट मिलती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं। तो इसमें लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स हैं। तो ये भी जो है आपके किस में आ गए? कॉपीराइट के उसमें आ गए। परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट, ये सब कॉपीराइट से रिलेटेड हो गए। इन्वेंशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेयर, साइंटिफिक डिस्कवरीज, आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। तो इसमें हमें पर्टिकुलर किस चीज़ पर ध्यान देना है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। तो द डिज़ाइंस विच वर रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी इसका पार्ट थी। दैट्स वाई वाइपो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइपो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हम वाइपो की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते डिज़ाइन लॉ के डेवलपमेंट में। इसके अलावा इसमें ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, कॉमर्शियल नेम, डेजिग्नेशंस, फिर आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर मीन्स जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field। means इंडस्ट्रियल फील्ड से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं, ये इसका पार्ट थे। वाइपो में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ रहे थे उसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनसे ये इसका हिस्सा रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1967 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिगार्डिंग द डिज़ाइन एक्ट 2000, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2000,
ठीक है, कि क्योंकि डेवलपमेंट धीरे धीरे ही होते हैं। पेरिस कन्वेंशन में आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो हुआ, फिर वाइपो में इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस और सारी पॉइंट्स के साथ साथ और सारे जो भी पॉइंट्स थे, जो भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट से रिलेटेड तो पॉइंट हैं ही, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से भी रिलेटेड है वाइपो। सो वाइपो को हमें पढ़ना होगा। वाइपो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिज़ाइन एक्ट के डेवलपमेंट पे। नाउ वी कम टू अनदर important international agreement that is related to वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ रिलेटेड टू, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो जब ये डेवलप हुआ, ये अस्तित्व में आया ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी बहुत सारी वही चीज़ें थी। ट्रिप्स एग्रीमेंट कब से अस्तित्व में आया, ये कब से इफेक्ट हुआ, 1 जनवरी 1995 से। 1 जनवरी 1995 से ट्रिप्स एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट। ओके, और इसमें बहुत सारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुए, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुए रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसका एरिया भी हम देख लेते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट का क्या एरिया रहा। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये भी कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ठीक है, कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो सारे इसमें आ गए। ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स आ गए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूडिंग एपेलेशन ऑफ ओरिजिन आ गया। और इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मीन्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया। इसके बाद आपके पेटेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स भी इसमें शामिल किया गया। द लेआउट डिज़ाइंस टोपोग्राफीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इसमें शामिल किया गया। द अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डेटा को भी इसमें शामिल किया गया। मीन्स जो कुछ पहले वाइपो में छूट गया था वो ट्रिप्स ने पूरा कर दिया। वाइपो में जैसे आपके ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स टोपोग्राफी इस वाला लेआउट डिज़ाइंस नहीं थे। इसके अलावा ये लास्ट वाला अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डाटा से रिलेटेड नहीं था। तो जो कुछ वाइपो में छूटा था वो 1967 था, ये 1995 है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व में आने के बाद ट्रिप्स एग्रीमेंट आया है, तो ये 1995 है। तो काफ़ी एक लंबा गैप हुआ और उसमें काफ़ी नया डेवलपमेंट आया। इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आ गया है। तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑलरेडी था, 1967 के वाइपो में भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस था और इसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस है। तो दैट्स वाई वी कैन से कि ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2000 इन इंडिया। ओके, क्योंकि डेवलपमेंट होता रहा, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट 1911 का चल रहा था, मैंने जब हिस्ट्री बताया था तो बताया था कि ये 1911 का एक्ट चल रहा था। 2000 में आकर ये डिज़ाइन एक्ट 2000 आया, उसको रिपील करके 11 वाले को। तो डिज़ाइन एक्ट तो शुरू से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए वैसे वैसे चीज़ें और बेहतर होती गई। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट को हम फाइनली एक माइलस्टोन कह सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्ट रिलेटेड टू डिज़ाइन लॉ। So we cannot ignore all these international convention, agreement and organizations related to design act. So in short I will summarize it कि 1873 में पहले वियना में एग्जीबिशन है जहाँ पर किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी इन्वेंशंस के लिए। लोग अपने इन्वेंशंस को एग्जिबिट नहीं करना चाह रहे थे, उनकी प्रदर्शनी नहीं की ड्यू टू इनएडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट लीगल प्रोटेक्शन उनके इन्वेंशंस को नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं सबको डर था कि हमारे इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर ले। उसके बाद इसी वजह से पेरिस कन्वेंशन हुई 1883 में।
ठीक। 1883 में जब पेरिस कन्वेंशन हुई तो उसमें पेरिस कन्वेंशन किससे रिलेटेड रही, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रही। उसके बाद फिर 1967 में जो आपका आया वाइपो आया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में। इसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और देन फाइनली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट अस्तित्व में आया 1995 में। और ट्रिप्स एग्रीमेंट कब से इफेक्टेड हुआ, 1 जनवरी 1995 से इफेक्ट में आया। और इसमें भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिला। ठीक है। और इसमें कुछ नए एक्ट्स के लिए भी जगह बन गई, जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन था, लेआउट डिज़ाइन से रिलेटेड जो था आपका, टोपोग्राफीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डेटा से रिलेटेड। तो ये कुछ नई चीज़ें भी इसमें शामिल की गई। तो फाइनली वी कैन से कि ट्रिप्स एग्रीमेंट मतलब तीनों ही अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट को हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन रहा इन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज वेल एज इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है आप तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पर या एक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं वो मेरे इन वीडियोस से लाभ उठा सके। आज जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए